Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are preparing for IGNOU PG DRPC entrance examination, and today we will do class 5 of unit 5, which is disability studies and rehabilitation. Okay, so let's start. We have already completed till साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी अक्रॉस द लाइफ स्पैन, है ना। अभी तक हम डिसेबिलिटी के बारे में देखते आ रहे थे। आज से हमारी जो स्टडी है वो शुरू होगी अबाउट द रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है असेसमेंट इन रिहैबिलिटेशन सेटिंग्स, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. Okay, so these 4 topics we are going to cover in our class today. ठीक है, so let's see. Okay, ये RPWD एक्ट भी हम कर चुके हैं. Then है रिहैबिलिटेशन. अब ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, याद हो गई तो, या इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो याद हो गए तो पूरी क्लास एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी आज के आपके लिए, एंड ये रिहैबिलिटेशन का टॉपिक भी कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाएगा. ओके, सो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड है यानी कि ऐसे वेग नहीं है ना, इसके कुछ स्टेप्स हैं. ओके, एंड होलिस्टिक अप्रोच है यानी कि कंप्लीट अप्रोच है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके सारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसको ये कंसिडर करती है. एम्ड एट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अचीव द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके एम क्या है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि ऑटोनॉमी अचीव करे, इंक्लूजन हो इन द सोसाइटी, एट द वर्क प्लेस, इन द कम्युनिटी, इन द फैमिली, है ना, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो. इट गोज बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इंक्लूड सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट, ठीक है. अब किसी भी पर्सन को डिसेबिलिटी हो सकती है ऑफ एनी टाइप. हमने डिसेबिलिटीज़ पढ़ी हैं, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, है ना. कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है एंड उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको जो इशू है, वो जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ फिजिकली ही इम्पैक्ट कर रही है. उस डिसेबिलिटी की वजह से उनको स्ट्रेस भी हो रहा होगा, उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो रही होगी, जो उनकी वर्क लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो रही होगी, है ना. तो जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है उसका मेन मकसद क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को उसकी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक की जाए, साथ में उसके जो साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस है उससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए. ओके, इम्प्रूव किया जाए. उनकी जो इंडिपेंडेंस है, डूइंग द डेली वर्क्स, जो कि फंक्शनिंग है बॉडी की, जिसमें कि वो अभी फ़िलहाल दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हैं, कोशिश की जाए कि वो इंसान खुद से वो सारी चीज़ें करने लगे एंड सोसाइटी में वापस से इंक्लूजन हो जाए एंड उसको एक अच्छी जॉब मिले, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर एंड अपना अच्छे से वो लाइफ गुजारा करे, ठीक है, एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे. ये रिहैबिलिटेशन का मकसद होता है, ठीक है. तो की पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखने हैं. एक तो ये कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है एंड होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है. यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया फिजिकल डिसेबिलिटी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मेडिकली इशू है उसको ठीक कर दो. नो, पर्सन के जो भी इश्यूज आ रहे हैं जो कि उसको एक अच्छी लाइफ जीने में हिंडर कर रहे हैं, उनको सबको हमें एड्रेस करना है, ठीक है. तो होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, कि जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, आपका सोशल एस्पेक्ट, वर्क एस्पेक्ट, वो सब आ जाता है, ठीक है. एंड क्या क्या अचीव करे, इंडिपेंडेंस अचीव करे, सोसाइटी में इंक्लूजन हो, क्वालिटी लाइफ अच्छी हो, ठीक है. तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि सोशल से रिलेटेड क्या है, इंक्लूजन, सोशल में इंक्लूजन हो, साइकोलॉजिकली अच्छा रहे, एजुकेशन एंड वोकेशनल, वर्क में जो है वर्क लाइफ भी जो है
पर्सन के इंश्योर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का सपोर्ट रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो रिहैबिलिटेशन का नाम आते ही आपके दिमाग में 4-5 कीवर्ड्स आने ही आने चाहिए। एक तो ये होलिस्टिक अप्रोच होती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच है तो ये ऑफ कोर्स सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेगी। तो उसमें आपको सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, वोकेशनल, ठीक है, साइकोलॉजिकल तो आपको याद रहेगा ही रहेगा एज यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट, सोशल इंक्लूजन और वोकेशनल सपोर्ट। ठीक है, यानी कि वर्क, उनकी जॉब वगैरह है उससे रिलेटेड जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो दिस टॉपिक इज रियली सिंप्लीफाइड फॉर यू नाउ। ठीक है, सो आई होप आपको रिहैबिलिटेशन का मतलब समझ आया है। आगे चलते हैं। अब इसमें जो भी टॉपिक हम करेंगे, चाहे वो प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन है या असेसमेंट है रिहैबिलिटेशन में, या फिर आपके जो रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल था, अप्रोचेस थी, वो सारा इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। ठीक है, सो चलते हैं आगे। गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, अब वही डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें निकल के आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे रिहैबिलिटेशन के? फिजिकल, मेंटल, सोशल फंक्शनिंग इंप्रूव करना, है ना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, सेम चीज़ जो हमने पढ़ी अभी, इनेबल इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विदाउट एनी अदर पर्सन्स कॉन्स्टेंट सपोर्ट। ठीक है, उनकी जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है उसको इंप्रूव करना, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन फैमिली, एट वर्क एंड कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, इंक्लूजन आ गया यहाँ पे, वर्क की भी बात आ गई, यानी कि वोकेशनल सपोर्ट आ गया, प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिहैबिलिटेशन का कि उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो ज़रूर प्रिपेयर करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी को। ठीक है, और क्या क्या गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमने पढ़ा, इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज प्रोसेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस तो है लेकिन साथ के साथ इंडिविजुअलाइज प्रोसेस भी है ये, क्योंकि हर पर्सन की दूसरे पर्सन से अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस, डिफ़िकल्टीज होंगी, है ना, जो वो फेस कर रहे होंगे रिगार्डलेस ऑफ द डिसेबिलिटी, है ना। हो सकता है 2 पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी सेम हो लेकिन उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या उनके सोशल इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, है ना। तो ये इंडिविजुअलाइज प्रोसेस होता है, यानी कि हर पर्सन के नीड्स के अकॉर्डिंग ये हम रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज प्रोसेस टेलर्ड टू ईच पर्सन्स नीड्स, एबिलिटीज एंड गोल्स। हमें ये देखना पड़ता है कि उस पर्सन की फिलहाल क्या एबिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, उसके क्या क्या गोल्स हैं एंड क्या उसकी नीड्स है, कैसे उसके सराउंडिंग्स हैं, क्या सपोर्ट उसको आज की डेट में मिल रहा है। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं एंड देन हम रिहैबिलिटेशन उसके लिए प्लान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, होलिस्टिक। ठीक है, ये हमने देखा ही था डेफिनेशन में भी, एड्रेसेस ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक पर्सन की होलिस्टिक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है उसको, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। होलिस्टिक केयर इज ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टीम्स होती हैं जो साथ मिलके इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स बनके वो फिर पर्सन को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मेडिकल में आपके डॉक्टर्स आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल में साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, सोशल में आपके सोशल वर्कर्स आ जाएंगे, एजुकेशनल स्पेशल एड वाले आ जाएंगे, वोकेशनल में जो आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ गाइड करें। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में इंटरडिसिप्लिनरी टीम की तरह काम करते हैं ताकि उस पर्सन को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी इसमें फॉलो हो सकती है। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि टीम्स होती है एक्सपर्ट्स की अलग अलग, जैसे यही हमने डिसिप्लिन्स देखे, इन्हीं डिसिप्लिन्स की अलग अलग एक्सपर्ट्स की टीम होती है एंड दे
कैरी आउट देयर ऑन जॉब्स ऑन द सेम पर्सन, ठीक है। इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सोशल वर्कर या स्पेशल एजुकेटर्स एटसेट्रा। ओके, इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, बट ये है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी की तरह काम करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह। ये अपना थोड़ा इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं, हर एक एक्सपर्ट अपना अपना काम करता है, ठीक है। अब हम करते हैं बात प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन की। आई होप आपको समझ आया है कि रिहैबिलिटेशन क्या है, उसके क्या क्या एम है, क्यों हम रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। ओके, तो सबसे पहले आएगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या मतलब क्या है? प्रिवेंट करना, उस चीज को होने ही ना देना। सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो ऐसी चीज करना कि जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी जो कि हो सकती है वो हो ही ना, है ना, कोई डिजीज हो ही ना। So what is prevention? It reduces the risk and severity of disability. Prevention means stopping a problem before it starts and reducing its impact early. ठीक है, या तो उसको होने ही ना देना, एंड बाई चांस अगर हो गई है तो एज अर्ली एज पॉसिबल ऐसे स्टेप्स लेना कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, ठीक है। दैट इज प्रिवेंशन। एंड इन रिहैबिलिटेशन हम प्रिवेंशन 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दे। ओके, सो प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? सबसे पहली चीज आती है कि ऐसे स्टेप्स उठाओ कि किसी को वो डिजीज या वो डिसेबिलिटी हो ही ना, ठीक है। पहले ही प्रिवेंट कर दो, पर्सन तक वो चीज आए ही ना, ठीक है, उसको कहेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। सो दिस स्टेज फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी और इलनेस बिफोर इट हैपन्स, ठीक है, हो ही ना, उससे पहले ही प्रिवेंट कर दो। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स वाला जो हमारी कंट्री में रहता है, वो क्या करता है? पोलियो को पहले ही प्रिवेंट कर देता है थ्रू दैट ड्रॉप, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। अगर हमें अवेयरनेस होगी बहुत सारी चीज़ों की हेल्थ से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स हम पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेंगे एंड वो चीज़ें नहीं होंगी, है ना। एंड स्पेशली जो बेबी के वैक्सीनेशंस होते हैं, देखा होगा ना आपने, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशंस वगैरह लगते हैं, एंड इसी तरीके जैसे पोलियो ड्रॉप्स का एग्जाम्पल था, हेपेटाइटिस बी है, ऐसे बहुत सारी जो डिजीज हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी वी हैव कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड देम, है ना। तो वो चीज़ें आएंगी आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में। हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस हो गई, सेफ्टी मेजर्स हो गए एट वर्क प्लेस, या फिर वैक्सीनेशन और अर्ली केयर। ओके, अब कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये जनरली दे वर्क टुवर्ड्स प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सपोज करो कि हमने प्राइमरी प्रिवेंशन किया, ठीक है, हमने कुछ मेजर्स लिए सेफ्टी के, हमने कुछ मेडिकल मेजर्स भी लिए, लेकिन स्टिल कोई डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, पर्सन को, तो अब क्या होगा? अब अर्ली स्टेज पे ही उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसके कोशिश करना कि उसका जो और इम्पैक्ट है, जो कि हमें पता है कि हो सकता है ना, उस चीज़ को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है उसको पहले से ही प्रिवेंट करना, मिनिमाइज करना, ये आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। नॉट बीन सक्सेसफुल, ठीक, इन प्रिवेंटिंग अ डिजीज और इम्पेयरमेंट। जब प्राइमरी प्रिवेंशन हमारी सक्सेसफुल नहीं रह पाती है, वो इम्पेयरमेंट हो जाती है, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है, एज इंटरवेंशंस, ठीक है, इंटरवेंशन के रूप में ये प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट, ठीक है तो ये प्रिवेंशन, लेकिन क्योंकि इम्पेयरमेंट हो चुकी है तो इसको जो हम प्रोवाइड करेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। कोई भी स्टेप हम ले रहे हैं, जब कोई डिजीज या डिसेबिलिटी हो गई है तो दैट इज इंटरवेंशन, है ना। लेकिन ये आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ओके, इसमें हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? इसमें हम इम्पैक्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज पे ये दी जाती है।
द गोल इज टू रिड्यूस द सिवियरिटी एंड स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग वर्स, ठीक है, कि वो चीज आगे ना बढ़े और वर्स ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? अर्ली डायग्नोसिस करना, इमीडिएट ट्रीटमेंट देना, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना इमीडिएटली एट वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोफेशनल्स आएंगे आपके? अब देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो कौन होगा? ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स रिलेटेड टू दीज फील्ड्स, ठीक है। सो प्रोफेशनल्स इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी या क्यूरेटिव डिसिप्लिन्स प्रोवाइड सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। क्यूरेटिव मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू क्योर, ठीक है। तो कोई भी ऐसे प्रोफेशनल जो उस बीमारी के क्योर में के फील्ड में काम करते हैं, ऐसे डिसिप्लिन में काम करते हैं, सो दे विल प्रोवाइड द सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब मेनली सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अबाउट इंटरवेंशन, है ना, बट दिस इज द मॉडल, सो वी कॉल इट एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन है आपका टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होगा? अब प्राइमरी प्रिवेंशन दे दी, सेकेंडरी प्रिवेंशन दे दी, इंटरवेंशंस हो गए हैं इन सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो लेकिन अगर स्टिल वो लॉन्ग टर्म में भी वो चीज़, वो इम्पेयरमेंट रह गई है, उसके कुछ रेजिड्यूज रह गए हैं, तो अब जो प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाएगी, अब जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट विल बी टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो इज एग्जॉस्टेड, सेकेंडरी इंटरवेंशन भी एग्जॉस्ट हो गए, उनके जो जो काम थे क्यूरेटिव डिसिप्लिन वालों के, उन्होंने सपोज वो कर लिए हैं एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है, इन लिमिटिंग द डिजीज और डिसेबिलिटी, देन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेजिड्यूअल कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई रेजिड्यूअल कंडीशंस रह गई हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, हमें लग रहा है, ठीक, देन टर्शरी प्रिवेंशन इज प्रोवाइडेड। ओके, आई होप ये क्लियर है। सेकेंडरी एंड टर्शरी में टाइम लाइन का सबसे ज्यादा महत्व है। सेकेंडरी प्रिवेंशन एट एन अर्ली स्टेज दी जाती है, टर्शरी प्रिवेंशन तब दी जाती है जब हमें लगता है कि वो चीज, उसके जो रेजिड्यूज हैं इम्पैक्ट के, वो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, ठीक है। द एम इज टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ठीक है, हमारा यहाँ एम क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, इंप्रूव फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस। तो यानी कि जो अल्टीमेट गोल होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, है ना, इन द रिहेबिलिटेशन, कि हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, हमें इस लायक बनाना है कि वो जॉब कर सकें, सोशल लाइफ में वापस जा सकें, वो काम होता है बेसिकली आपका टर्शरी प्रिवेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएंगे रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग वाले, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स आएंगे, जो कि आप ये PGDRPC का डिप्लोमा करने के बाद बनेंगे, ठीक है। तो when you will become rehabilitation counselor, then you will provide tertiary prevention, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा चीज। अगर आपसे पूछा जाए कि रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स कौन से प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन आंसर टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो इनके डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन तो बिल्कुल स्टार्टिंग में दी जाती है कि डिसेबिलिटी हो ही ना, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से ही, जिसमें कि आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वाले प्रोफेशनल्स आते हैं, ठीक है। देन अगर बाई चांस हो गई है डिजीज, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसको अर्ली स्टेज पे ही उसको कंट्रोल करना, ताकि उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ना हो, वो और वर्स ना हो, तो वहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाती है। वो कौन प्रोवाइड करते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्यूरेटिव फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल्स या साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। एंड टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है? जब लगता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन भी एग्जॉस्ट हो चुकी है कंप्लीटली, एंड वो जो रेजिडुअल इम्पैक्ट हैं उस डिजीज के, वो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, ठीक है, तब आपकी टर्शरी प्रिवेंशन पिक्चर में आती है। एंड यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स काम करते हैं, एंड यहाँ पे पूरा जो अल्टीमेट गोल होता है रिहेबिलिटेशन का, वो हमारा यहाँ पे अचीव करने का एम रहता है, ठीक है। तो हमने प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन में इंटरवेंशन कर लिया है, अब हम करेंगे असेसमेंट, ठीक है। अब असेसमेंट क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है, ठीक है, उसके पास पर्सन है विद डिसेबिलिटी, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे ताकि उनके लिए एक अच्छे से अच्छा रिहेबिलिटेशन का प्लान वो बना के दें,
ओके, सो वो क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्सन की क्या एबिलिटीज़ हैं, है ना, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसका फिजिकल मेंटल सोशल जो स्टेटस है वो क्या है राइट नाउ, है ना, एंड उनको अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइडेड है आज की डेट में तो वो क्या है प्रोवाइडेड, सो दैट उसको इंक्लूड करके वो एक अच्छा प्लान बना पाएँ उसके लिए, ठीक है। या बैरियर्स क्या क्या हैं उनकी लाइफ में जो उनको हिंडर कर रहे हैं इन सोशल इंक्लूजन, या उनकी जो काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो उनकी सिचुएशन है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो अल्टीमेट गोल है उस तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा एसेस करने के लिए, वो यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं, जानने की कोशिश की जाती है इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सो असेसमेंट में क्या होगा, रिहैबिलिटेशन काउंसलर स्टार्ट करते हैं कैसे, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। डे टू डे लाइफ वो कैसे अपनी संभाल पा रहे हैं, जैसे कि हाउ वेल क्लाइंट्स कैन डू एवरीडे टास्क लाइक ड्रेसिंग, बाथिंग, मैनेजिंग मनी, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि बैंक में अकाउंट ओपन करना या खर्चे वगैरह अपने हैंडल करना, वो सब कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक व्हेन यू अंडरस्टैंड इट होलिस्टिकली, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चेक व्हाट काइंड ऑफ हेल्प द पर्सन हैज़, कि आज की डेट में उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसा है, कौन लोग हैं। आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज सच एज फिजिकल लिमिटेशंस, बिहेवियरल इश्यूज या कोई और कंडीशंस, की डिसेबिलिटी के साथ साथ उनको कोई और इशू तो नहीं है साथ में, है ना, कि कोई बिहेवियर से रिलेटेड इशू है या कोई फिजिकल लिमिटेशन है, वो सब। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन देन दे डिसाइड द बेस्ट वे टू हाउ टू सपोर्ट द क्लाइंट, ठीक है, एंड try to improve the quality of life of that person, ठीक है, which is the ultimate aim. अब assessment कैसे होता है, असेसमेंट इन रिहेबिलिटेशन इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है हमारा रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, है ना, लेकिन इट इज इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है कि इट इज एन इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, पर्सन टू पर्सन वो डिफर करेगा, ओके। It is a systematic process of collecting information about a person's, क्या क्या information हमें मिलती है अंडरस्टैंड करने के बाद, what we derive, what we conclude as information is physical abilities कैसी है उनकी, cognitive functioning कैसी है, emotional status कैसा है, social participation कैसा है, and environmental barriers किस टाइप के हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू हम ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं। एंड ये हम क्यों पता करते हैं, क्योंकि हमारा गोल क्या होता है, एक इंडिविजुअलाइज प्लान उस पर्सन के लिए डिज़ाइन करना, ठीक है, रिहैबिलिटेशन का। वाई वी डू दिस, वी डू इट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन इंडिविजुअलाइज रिहैबिलिटेशन प्लान्स एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस, ठीक है। अब जो हमने प्लान बना लिया, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसकी फिर हम प्रोग्रेस भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स इसमें देखेंगे, असेसमेंट में क्या क्या टाइप्स होती हैं रिहैबिलिटेशन की, ठीक है। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसमें असेस करेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो मेडिकल असेसमेंट में क्या होगा, डिजीज का डायग्नोसिस होगा सबसे पहले, है ना, उसकी सीवियरिटी, उसका प्रोग्नोसिस पता चलाएंगे हम। देन विच इज कंडक्टेड बाय डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट एटसेट्रा, ठीक है, यानी कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। देन है आपका फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट में हम मेनली पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने देखा कि ड्रेसिंग का, ईटिंग का, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का, एक्सपेंडिचर को देखने का, ये सब काम जो है वो जो डेली लाइफ के जो काम है स्पेशली, वो उनके कैसे हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, तो हम उसके लिए करेंगे फंक्शनल असेसमेंट, ठीक है। डेली लिविंग स्किल्स को इसमें चेक करते हैं, ADLS इसको बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। इसमें हम मोबिलिटी चेक करते हैं, सेल्फ केयर चेक करते हैं, इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, ठीक है। देन आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जहाँ पे हम कॉग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी, बिहेवियर, इमोशनल वेलबींग, ये हम असेस करते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देन
सोशल असेसमेंट, सोशल असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, फैमिली का सपोर्ट कैसा है, कम्युनिटी से कैसा सपोर्ट मिल रहा है ना, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशल इंक्लूजन कितना है। एंड देन वोकेशनल असेसमेंट, ठीक है, वोकेशनल इज रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है, वर्क स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब रेडीनेस कैसी है पर्सन की। एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट यानी कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ होम, स्कूल, वर्क प्लेस, बेसिकली बैरियर्स को चेक करना यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्लियर है। अगेन इफ वी गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन, तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में देर इज नथिंग न्यू, है ना, हमने यही सब चीजें पढ़ी थी ना उसमें कि सोशल, वोकेशनल, फैमिली सपोर्ट, आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डेफिनेशन में ये सारी चीजें थी, है ना। तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड फंक्शनल असेसमेंट हो गया, फिजिकल से रिलेटेड मेडिकल हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ गई यहाँ पे, एंड सोशल असेसमेंट आ गई, इंक्लूजन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड वोकेशनल असेसमेंट आ गई, एनवायरमेंटल असेसमेंट आपकी टू रिमूव एनी काइंड ऑफ बैरियर्स, है ना, लाइफ को इजी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है, समझ आ गई, तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन रिहेबिलिटेशन भी इट इज क्वाइट ईजी, है ना। देन अब क्योंकि यहाँ असेसमेंट की बात हुई है एंड बहुत क्लियरली नहीं डिस्क्राइब है आपके सिलेबस में कि क्या है, क्या कितना टॉपिक करना है हमें उसका, तो आई हैव इंक्लूडेड जस्ट फ्यू असेसमेंट टूल्स हेयर, ठीक है। तो इन केस अगर ये पूछे जाते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस, क्योंकि जनरली जहाँ असेसमेंट के टॉपिक्स होते हैं वहाँ असेसमेंट टूल्स की बात होती है, ओके। एंड दीज आर द टूल्स बेसिकली फॉर असेसमेंट इन डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो मैंने कुछ थोड़े बहुत ही इंक्लूड किए हैं इसमें, सारे नहीं हैं, जस्ट मेन कि अगर आपको चांसेस रहे पूछने के तो शायद इनमें से ही पूछा जाएगा, ठीक है। कॉमन असेसमेंट टूल्स ये दो पार्ट में हम देखेंगे, एक तो असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और एक देखेंगे इनकी फंक्शनिंग का, ठीक है। एक डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स देखेंगे दो चार टूल्स देखेंगे फंक्शनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टूल्स असेस करने के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज द बेले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर डेवलपमेंट, जिसको बेले 3 भी बोलते हैं। ये यूज होता है बेसिकली टॉडलर्स के ऊपर 1 to 42 मंथ्स के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को ये चेक करता है। इसमें 5 डोमेन्स हम एसेस करते हैं, ओके। कॉग्निटिव, छोटा बच्चा होता है तो उसके जो मेन चीज़ें होती हैं वो एसएसएस में होंगी, तो यू कैन वेरी वेल लर्न दिस थिंग्स, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स, ठीक है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एंड एडेप्टिव बिहेवियर, कितनी जल्दी वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता जा रहा है, तो वो चीज़ें हम 5 डोमेन्स यहाँ पे एसेस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जस्ट वन लाइनर हैं, इससे ज़्यादा तो डिटेल में तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट्स, इसको डेसी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके जो बेले था स्केल उसकी अडेप्टेशन है, ठीक है, बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, ओके। स्पेशली जो इंडिया में यूज होते हैं ना स्केल्स, उनके तो नाम जरूर याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, एंड दे आर इजी ऑल्सो। सो इंडियन अडेप्टेशन ऑफ बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इन्फेंट्स की ही डेवलपमेंट को जानने के लिए स्केल यूज होता है, डेसी बोलते हैं इसको, एंड ये बेले स्केल का अडेप्टेशन है, इंडियन वर्जन यू कैन से, ठीक। और यहाँ पे अप टू 30 मंथ्स के, यानी कि बर्थ के टाइम से लेके 30 मंथ्स तक के बच्चे का यहाँ पे असेसमेंट होता है। एंड इंडिया में इसको किसने डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय पाठक इन 97 MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। देन है आपका VSMS, जो कि सोशल मैच्योरिटी चेक करता है, ठीक है। द विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल VSMS, ये यहाँ पे सोशल कॉम्पिटेंस एंड एडेप्टिव बिहेवियर को चेक करता है, 1 to 15 ईयर्स की एज के लिए होता है, ओके। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एडगार आर्नोल्ड डॉल, ठीक है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1940। यहाँ पे 8 डोमेन्स बेसिकली चेक की जाती हैं, ओके। सोशल मैच्योरिटी से रिलेटेड है सेल्फ हेल्प, जनरल केस में जो सेल्फ हेल्प रहती है वो सेल्फ हेल्प इन ड्रेसिंग, सेल्फ हेल्प ईटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्फ डायरेक्शन, सोशलाइजेशन, लोकोमोशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है। एंड इंडिया में ये किसने अडॉप्ट किया था, AJ मालिन ने, ठीक है। AJ मालिन अडॉप्टेड दिस इन
इंडिया। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर है। तो जो इंडिया से रिलेटेड चीज़ है वो थोड़ी सी आप ध्यान दे लेना यहाँ पे। देन है DST, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, इट वॉज क्रिएटेड बाय भरतराज। बर्थ से लेके 15 ईयर्स तक की एज के लिए होता है ये। नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंटल, तो ये क्या असेस करेगा? मोटर, स्पीच, लैंग्वेज, है ना, एंड पर्सनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद SLD के लिए एक सबसे पॉपुलर है इंडिया में, निमहेंस SLD बैटरी। निमहेंस यू नो, है ना, फॉर असेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। SLD को असेस करने के लिए निमहेंस SLD बैटरी है इंडिया में। ठीक है, देन अभी हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड असेसमेंट टूल्स पढ़े, अब हम फंक्शनिंग से रिलेटेड असेसमेंट टूल्स पढ़ेंगे, अगेन ऑफ कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल फंक्शनिंग। ओके, सो फर्स्ट वन इज BKT, बिनेट कामेट टेस्ट। इट इज अ वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया। ठीक है, IQ के लिए जो इंडिया में सबसे वाइडली टेस्ट यूज होता है, इट इज BKT टेस्ट, एंड एज 3 to 22 ईयर्स। उसके बाद है आइडियाज, इट इज इंपॉर्टेंट। आइडियाज डिसेबिलिटी से रिलेटेड है आपका, इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन एंड मेजर डिसेबिलिटी इन मेंटल इलनेस। ये जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी है, जो हमने 21 डिसेबिलिटीज में पढ़ा था मेंटल इलनेस, इफ यू रिमेंबर, तो उससे रिलेटेड डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए आइडियाज यूज करते हैं। ठीक है, इट इज आइडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल। ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय रिहैबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। ठीक है, इन 2000। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको अडेप्ट किया था। ठीक है, डेवलप्ड बाय रिहैबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, ईयर 2000। ओके, देन दिस इज द लास्ट वन हियर, CBCL, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट। ठीक है, इसमें चेकलिस्ट होती है चाइल्ड के बिहेवियर को एसेस करने के लिए, एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ असीबा टूल का ये वन ऑफ द कंपोनेंट है, विच इज असीबा स्टैंड्स फॉर आखिनबाग सिस्टम ऑफ एम्पेरिकली बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, ये क्या डिटेक्ट करता है? इट डिटेक्ट बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बिहेवियर है, तो ऑफकोर्स बिहेवियरल रिलेटेड इश्यूज ये चेक करेगा। सो इट डिटेक्ट बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंड इसको बेसिकली करता कौन है? पेरेंट्स करते हैं बच्चे के। ठीक है, टू बी कंप्लीटेड बाय पेरेंट्स, चेकलिस्ट की फॉर्म में होता है। एज जो है 6 to 18 ईयर्स तक के एज के लिए किया जा सकता है। ठीक है, so these were few of the assessment tools in disability and rehabilitation. next, यहाँ पे हमारा असेसमेंट खत्म होता है। हमने प्रिवेंशन कर लिया, असेसमेंट कर लिया, अब हम करेंगे इंटरवेंशन। ठीक है, असेसमेंट करके हमें पता चला कि ओके क्या क्या इश्यूज है, मेनली हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो अब जो हम प्लान करेंगे, जो हम सपोर्ट प्रोवाइडेड करेंगे, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो इंटरवेंशन क्या है? बेसिकली एम्ड एट इम्प्रूविंग फंक्शनिंग एंड रिड्यूसिंग डिफिकल्टीज। अब हम जो स्टेप्स लेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो बेसिकली आपके इंटरवेंशन है, जिसमें कि हम उनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेंगे एंड उनकी इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देयर बाई रिड्यूसिंग द डिफिकल्टीज। तो इसमें क्या क्या होता है? हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं एंड स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं, सपोर्ट प्लान करते हैं। अगर कोई डिवाइस उपलब्ध कराना हो पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो वो हम देते हैं। यहाँ पे हम थेरेपीज प्लान करते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट कंप्लीट एक होलिस्टिक तरीके से पॉसिबल है, वो हम प्लान करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट प्लानिंग, जिसमें कि स्ट्रेटजीज हो गई, सपोर्ट सर्विसेज हो गई, कम्युनिटी से क्या रिसोर्सेज हमें लगेंगे, वो सब चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि व्हील चेयर प्रोवाइड कराना या थेरेपी देना एंड काउंसलिंग करना। ओके, सो ये इसमें होलिस्टिक अप्रोच आपके यहाँ पे चलती है। ओके, जैसे कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें मेडिसिन, सर्जरी, वो सब आ जाएंगी। थेरेपीज अगर हो गई तो फिजिकल के केस में हो जाएगा आपका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एटसेट्रा, ये चीज़ें आ जाएंगी। असिस्टिव डिवाइसेस में अगर हमें देना पड़ रहा है, तो जैसे कि हियरिंग एड्स हो गई, व्हील चेयर हो गई, तो वो सारी चीज़ें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
इंटरवेंशन इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट दैट वी आर गोइंग टू गिव, ठीक है। उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग। अब सपोज हमने ट्रीटमेंट दे दी, अब ट्रीटमेंट के बाद सपोज फिजिकल, साइकोलॉजिकल ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो गई, पर्सन की फंक्शनिंग आ गई है, इंडिपेंडेंस आ गई है उसके अंदर, तो अब क्या है, अब हमारा एम क्या है कि वर्क भी करे, है ना, अर्न भी करे, जॉब करे इंसान, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग कह लो या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कह लो इसको। वोकेशनल नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग का। इसमें क्या होता है, हमारा एम होता है कि इंसान इंडिपेंडेंट बने, अपना कमाए, ठीक है। एम्ड एट मेकिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी गेन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। अपना खुद से वो कमाना शुरू करे, जॉब करे। इसमें हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, हम उनको जॉब की ट्रेनिंग दे सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, जॉब के सीवी कैसे बनाते हैं ये गाइड कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, वो सब चीज़ों के लिए हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्क प्लेस एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो चीज़ों के लिए हम उनको ट्रेनिंग एंड गाइडेंस देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब है हमारा मैनेजमेंट। अब वोकेशनल ट्रेनिंग हमने दे दी, यानी कि यू कैन सी कि अब यहाँ तक आते आते जब इंसान जॉब के लिए भी रेडी हो जा रहा है, रेडीनेस आ रही है उस पर्सन की लाइफ में इतनी, तो काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा, मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मैनेज करनी पड़ेंगी स्टिल, कि हमें एक टाइमली जो एक सपोर्ट रहता है या टाइमली काउंसलिंग रहती है वो हमें करना होगा, है ना। एंड हमें जैसे रिव्यूज़ लेने होंगे कि अब वो फिजिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसे उनकी स्थिति है ना, या जॉब में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है, तो ये हमें रिव्यूज़ लेने होंगे। देन हमें अगेन ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग करनी होगी, है ना। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाएंगी। एम्ड एट इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यहाँ हो रही है कि नहीं वो हमें, एंड स्टेबिलिटी अचीव हो रही है कि नहीं, जो सिचुएशन थी पर्सन की वो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होता है बेसिकली। इसमें क्या क्या आते हैं, हम रेगुलर फॉलोअप्स लेते हैं, एडजस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट फॉलोअप के बाद हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ अगर हटानी हो ट्रीटमेंट में से तो वो हटा देते हैं, कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर देते हैं, है ना, या इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, तो एडजस्ट करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स को। मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको मैनेज करेंगे। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको प्रोवाइड होता है। इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, अब जब हम फॉलोअप्स ले रहे हैं तो ऑफकोर्स हम फैमिली से भी पूछेंगे, है ना, फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे कि कैसा इनकी फंक्शनिंग कैसी है डे टू डे लाइफ में, या फैमिली के साथ इंटीग्रेशन कैसा है। वर्क प्लेस पे भी हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन, कम्युनिटी सपोर्ट में मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसकी रहती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, कम्युनिटी सपोर्ट होता है, एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेगुलर थेरेपी सेशंस या काउंसलिंग सेशंस एंड प्रोग्रेस रिव्यूज़ हम लेते रहते हैं कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है। ये हो गया मैनेजमेंट। देन है हमारा सोशल इंटीग्रेशन। अल्टीमेट गोल क्या है कि पर्सन वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, ठीक है। सो देन ये सब चीज़ें होने के बाद सोशल इंटीग्रेशन का एम होता है, एम दैट ब्रिंगिंग द पर्सन बैक इनटू द सोसाइटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, पार्टिसिपेशन इन फैमिली लाइफ अगेन, ठीक है, एजुकेशन, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में जो है धीरे धीरे इंसान पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, इंक्लूजन उसका होने लगे इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी की तरफ से स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन था वो रिड्यूस होने लगे, एंड अगेन द पर्सन बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इंक्लूजन आए, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो, रिड्यूस हो, ओके। सो ये यहाँ पे हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। हमने क्या क्या देखा, प्रिवेंशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम करेंगे रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, ठीक है, कि एक
रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का रोल क्या है। अब ये रोल कोई अलग रोल तो होगा नहीं, ऑब्वियसली जो रिहैबिलिटेशन का गोल था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वो ही काम फुलफिल करने रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल को, है ना। तो इट इज़ सिंपल। देखते हैं अब क्या, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। सबसे पहले पर्सन को अंडरस्टैंड करना है। इसमें क्या क्या आएगा, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे असेसिंग के स्टेप में वो हमने देख लिया था, ठीक है। दे स्टार्ट बाय असेसिंग द पर्सन्स एबिलिटी, लिमिटेशंस एंड नीड्स। ओके, दे स्टडी हाउ द पर्सन मैनेजेस डेली एक्टिविटीज, कैसे मैनेज करते हैं, उनके एबिलिटीज क्या है, वो सब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड दिस हेल्प्स देम प्लान सर्विसेज टेलर टू द इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ये चीज़ भूलनी नहीं है आपने कि ये इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। मैं कई बार स्ट्रेस दे चुकी हूँ इस चीज़ पे। रिहैबिलिटेशन जो होता है वो इंडिविजुअलाइज होता है, वो पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग एक डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। देन है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सपोर्ट, ठीक है। एसेस करने के बाद हमें पता चलेगा ना कि क्या क्या सपोर्ट रिक्वायर है, एंड सपोर्ट रिक्वायर है तो होलिस्टिक अप्रोच हमारी रहेगी, तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट डिसिप्लिन से हमें सपोर्ट लगेगा, है ना। मेडिकल से लगेगा, साइकोलॉजिकल फील्ड से लगेगा, सोशल वर्क के फील्ड से लगेगा, स्पेशल एजुकेटर्स का लगेगा। तो इसमें सपोर्ट के कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है, एंड प्लान करते हैं हम कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे। ओके, सो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का और क्या इसमें रोल रहेगा, दे डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्लान, ठीक है। एसेस करने के बाद वो रिहैबिलिटेशन प्लान बनाएंगे। प्लान्स आर पर्सनलाइज्ड, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है रिहैबिलिटेशन, तो प्लान्स भी पर्सनलाइज्ड होंगे, टेकिंग इनटू अकाउंट द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड वोकेशनल एस्पेक्ट्स। यही 4-5 एस्पेक्ट्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया जाएगा फॉर दैट पर्सन, ठीक है। एंड प्रोफेशनल्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेक श्योर इंटरवेंशंस आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। जो भी डिफरेंट फील्ड से प्रोफेशनल्स आएंगे उनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी होगी, नॉट की सेपरेट, ताकि होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जा सके। ओके, देन क्या है, अब प्लान बन गया तो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि भाई वो इंडिपेंडेंस आए उनके अंदर, है ना, एंड जॉब के लिए भी वो एबल हो, है ना। डेवलपिंग स्किल्स, दे हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न न्यू स्किल्स और रीगेन लॉस्ट एबिलिटीज, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि इंसान के अंदर पहले एबिलिटी थी लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से वो रिड्यूस हो गई है या लॉस्ट हो गई है, तो उसको रीगेन कराने की कोशिश करते हैं थ्रू लर्निंग द स्किल्स, डेवलपिंग द स्किल्स, या फिर न्यू स्किल्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वाई, इन ऑर्डर टू मेक देम फिजिकली इंडिपेंडेंट, जैसे कि मोबिलिटी आए, स्ट्रेंथ आए, सेल्फ केयर वो कर पाए, है ना, अपने आप से। कॉग्निटिव स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनके अंदर एबिलिटी आए। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, जैसे कि सोसाइटी में रहना तो कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्फिडेंस से जा पाए। एंड वोकेशनल स्किल्स, यानी कि अपने जॉब कर पाए, ठीक है, करियर रेडीनेस, इस टाइप की स्किल्स डेवलप की जाती हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि अगेन वही जो डेफिनेशन से था, फिजिकल, मेंटल, सोशल इंक्लूजन, जॉब एस्पेक्ट, वोकेशनल, ठीक है। सो दीज आर ऑल। देन आता है आपका, और क्या आता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। सो कई बारी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, दे गो थ्रू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके से, है ना। तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल होते हैं उनका क्या इसमें यहाँ रोल रहता है कि काउंसलिंग प्रोवाइड करें, गाइडेंस प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी सिचुएशंस में अडेप्ट कर पाएँ, है ना, एंड उनका कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो, ठीक है। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड रीगेन सेल्फ एस्टीम। आई होप ये समझ आ रहा है। देन है एडवोकेसी। एडवोकेसी क्या मतलब, उस चीज की एडवोकेटिंग करना, ठीक है। तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली वो एडवोकेटिंग करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, ठीक है। तो यानी आवाज़ उठाते हैं उनके लिए। सो प्रोफेशनल्स हेल्प इंडिविजुअल्स एक्सेस सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड राइट्स, ठीक है। उनके हक के लिए, उनके सर्विसेज के लिए, उनके लिए जो रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स दे वर्क फॉर दैट, ठीक है। दे रिड्यूस सोशल एंड वर्क प्लेस बैरियर्स, जो बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन है हमारा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। अब रिहैबिलिटेशन प्लान बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके बना दिए हैं, है ना। तो जो मैनेजमेंट वाली चीज़ हमने पढ़ी थी,
वो चीज़ यहाँ जाएगी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। यहाँ पे रिहैबिलिटेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज वी नो, ठीक है। यहाँ पे वो पर्सन की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, प्लान्स को एडजस्ट करते हैं जैसे हमने देखा था मैनेजमेंट वाले में, एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस रोल इज क्लियर, आई होप। देन प्रोमोटिंग होलिस्टिक वेलबींग, ठीक है। होलिस्टिक वेलबींग प्रमोट करते हैं। यू नो व्हाट इज होलिस्टिक नाउ, दे फोकस ऑन द होल पर्सन, है ना, होल पर्सन पे फोकस करते हैं, नॉट जस्ट कि सिर्फ डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस कर दिया। अगर जैसे सपोज लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ये नहीं कि बस वो जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है उसको ठीक कर दिया एंड सब हो गया, नो, ठीक है। नॉट जस्ट द डिसेबिलिटी, होल पर्सन पे फोकस किया जाता है ताकि वो बैक टू लाइफ रिहेबिलिटेट हो सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके पर्सन की। सो द एम इज टू हेल्प द पर्सन लिव इंडिपेंडेंटली, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन अगेन, ठीक। तो इंडिपेंडेंटली रहे इंसान, अपने वर्क कर सके, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, ये है हमारा प्रोमोटिंग होलिस्टिक वेलबींग का मकसद, ठीक है। देन है हमारा एक और टॉपिक इसमें आज, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ये हमने शुरू में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो अगेन सेम ही चीज़ है ये। रिहैबिलिटेशन में हमें पता लग गया कि हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी रहती है, ठीक है। एक पर्सन को ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोफेशनल आके, एक ही फील्ड का प्रोफेशनल आके उसको पूरी क्योर प्रोवाइड कर देगा डिसेबिलिटी के केस में, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग एस्पेक्ट हम यहाँ पे लाइफ के एड्रेस करते हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स अलग अलग फील्ड से प्रोफेशनल आएंगे एंड वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे, वो अपना सपोर्ट या जो भी उनको काम करना है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टू द पर्सन। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। सो इन रिहैबिलिटेशन हेल्पिंग अ पर्सन रिकवर फुली requires the combined skills of many professionals because disabilities and health problems affect a person in many ways, है ना। पर्सन को कई तरीके से वो चीज़ अफेक्ट करती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ऑक्यूपेशनली, है ना। तो इसलिए हमें हर फील्ड से यहाँ पे प्रोफेशनल्स चाहिए रहते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, मल्टीपल आपके प्रोफेशनल्स आते हैं और वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अब in multidisciplinary approach professionals from different fields work together but each focuses mainly on their own area of expertise, ठीक है। अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे वो फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर आए, फिजिकल कोई इशू है, मेडिकल कोई इशू है तो उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। अब एंड उनका फोकस उसी पे रहेगा, ओके। तो ईच प्रोफेशनल, स्पीच थेरेपिस्ट आए तो वो अपनी स्पीच की ट्रेनिंग कराएंगे एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे अलग अलग आते हैं प्रोफेशनल्स एंड अपने एक्सपर्टीज के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। सो ईच प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर हो गए, थेरापिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, दे असेस एंड ट्रीट्स द पर्सन सेपरेटली। वो आते हैं, पर्सन को डिफरेंट अपने तरीके से असेस करते हैं एंड सेपरेट उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। दे शेयर, और फिर आपस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं ओकेजनली। दे शेयर इन्फॉर्मेशन ओकेजनली बट मोस्टली वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। द गोल इज टू एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनस कंडीशंस बट द कोऑर्डिनेशन इज लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिन के लोग आते हैं, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स को एसेस करते हैं एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ज़रूरत लगे तो वो आपस में अपने रिजल्ट्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो भी ट्रीटमेंट रही है, इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर कर लेते हैं। सो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, इट इज समटाइम्स, ओके। समटाइम्स कोऑर्डिनेशन होता है एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तब होता है जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस नहीं होते, तो उस टाइम पे अलग अलग तरीके से ये एक्सपर्ट्स अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट आए एंड उन्होंने मूवमेंट की ट्रेनिंग कराई, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कराई पर्सन को। साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इमोशनल एडजस्टमेंट के ऊपर काम किया। वोकेशनल काउंसलर आए तो उन्होंने करियर प्लानिंग के बारे में गाइड किया, है ना। ईच प्रोफेशनल प्रोवाइड्स देयर सर्विस एंड दे मे शेयर अपडेट्स ओकेजनली शेयर करते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन द प्रॉब्लम्स आर क्लियर कट एंड ईच प्रोफेशनल्स रोल डज नॉट ओवरलैप टू मच, ठीक है।
तो यानी कि जब क्लियर कट प्रॉब्लम है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या होता है कि हर कोई अपना अपना काम करता है। जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तो इतनी ज़्यादा ओवरलैप भी नहीं होगी, क्लियर कट जो है चीज़ें होंगी, तो दे डू इट इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी मैनर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड से एंड दे वर्क इन अ इंटरडिसिप्लिनरी मैनर। ठीक है, यानी कि दे वर्क क्लोजली, दे इंटरेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड यहाँ पे उनके जो क्लाइंट की कंडीशन है वो भी अलग अलग फील्ड्स में ओवरलैप करेगी। यानी कि एक इशू की वजह से दूसरा एस्पेक्ट लाइफ का हैम्पर होगा, उसकी वजह से दूसरा कोई और एस्पेक्ट हैम्पर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, so in an interdisciplinary approach, the professionals from different fields work together closely, sharing knowledge, planning interventions as a unified team। एक टीम की तरह वो यहाँ पे काम करते हैं। So team members communicate continuously and make joint decisions। ये वहाँ पे तो क्या था, हर एक एक्सपर्टीज अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपना प्लान बनाता है, अपनी ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे मिलके जो उस टीम में हैं वो चीज़ को डिस्कस करते हैं, प्लान बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, द फोकस इज ऑन द होल पर्सन। यहाँ पे क्योंकि चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं तो कंप्लीट पर्सन पे एक ही टाइम पे फोकस है। ठीक है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली वो उसको चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। Plans are coordinated and integrated, so intervention support each other. Okay, everyone works towards common goals of the individual. ठीक है, सबके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है एंड इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जो बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बिना आपके काम नहीं देंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल, द फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या वोकेशनल काउंसलर मीट टुगेदर एंड प्लान सिंगल रिहेबिलिटेशन प्लान। ठीक है, सो क्या डिस्कस करेंगे वो, दे वुड डिस्कस कि कैसे कोई थेरेपी, काउंसलिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे काम करेगी इस पर्सन के ऊपर, है ना। टाइम टू टाइम अब ओके आपने ये सेशन दे दिया काउंसलिंग का, ओके अब मैं थोड़ा सा वोकेशनल के बारे में गाइड करता हूँ, या आप अब बीच में वो चीज़ वहाँ तक चली फिर उसके बाद उनको थेरेपी कोई देनी पड़ रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ओवरलैप करती रहती हैं एंड आगे प्रोग्रेस करती हैं। द इंडिविजुअल रिसीव्स कोहेसिव केयर। ठीक है, कोहेसिव केयर होती है, सेपरेट केयर नहीं होती है, अनकोऑर्डिनेटेड सर्विसेज यहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक, दिस अप्रोच इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन अ पर्सन हैज कॉम्प्लेक्स नीड्स दैट अफेक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ द लाइफ। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नीड्स होती हैं पर्सन की एंड वो मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, तो ऑफकोर्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपकी काम आती है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास एंड यहाँ हमारे रिहैबिलिटेशन के 4 टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं इस यूनिट के। सो आई होप ये आपको समझ आया एंड जो मैंने की पॉइंट्स बताए अगर आप वो याद रखेंगे तो इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।